दिल्ली के ट्रैफिक में हर दिन हजारों लोग फंसते हैं। इस वजह से कोई अपने ऑफिस देर से पहुंचता है तो कोई घर। वक्त और ईंधन बेवजह बर्बाद होता है और लोग ट्रैफिक जाम को कोसते हुए अपने आप को शांत कर लेते हैं। ये ट्रैफिक जाम कहीं सड़क खराब होने की वजह से लगता है तो कहीं निर्माण कार्य की वजह से, तो कहीं वीआईपी मूवमेंट्स की वजह से, लेकिन भुगतान आम जनता ही को करना पड़ता है। लोगों की मुश्किलों को कम करने की जगह आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों पर ट्रैफिक टैक्स लगाने की तैयारी में है। मतलब कि जाम में आप फंसें, अपना वक्त और ईंधन दोनों बर्बाद करें और ऊपर से इसका टैक्स आतिशी मरलेना को दें। केजरीवाल की पार्टी की सरकार ट्रैफिक जाम जैसी आपदा में पैसे कमाने का अवसर तलाश रही है। हालांकि मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में आतिशी मरलेना मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव करेंगी, तभी जाकर लोगों से ट्रैफिक टैक्स वसूला जा सकेगा। दिल्ली सरकार एक नया प्लान बना रही है। योजना ये है कि ट्रैफिक जाम का कारण बनने वाले लोगों से कंजेक्शन टैक्स या ट्रैफिक टैक्स वसूला जाए। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बढ़ती वाहनों की संख्या, उनसे होने वाले प्रदूषण और लगने वाले ट्रैफिक जाम के चलते दिल्ली सरकार अब नया प्लान बना रही है। इसके तहत इस समस्या को कम करने के लिए कंजेक्शन टैक्स लाने की योजना बन रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से निपटने के लिए शहर के 13 अहम रास्तों पर पीक आवर्स में टैक्स लगाने वाली है। इस नियम के तहत सुबह 8 बजे से 10 बजे से शाम 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक दिल्ली में दाखिल होने वाली गाड़ियों से कंजेक्शन टैक्स वसूलने की प्लानिंग चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आइडिया लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे शहरों से लिया गया है। इस टैक्स से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को बेहतर बनाने और सड़कों को दुरुस्त करने के लिए किया जाएगा। दिल्ली की आतिशी सरकार द्वारा बनाई गई इस योजना के तहत सरकार ये टैक्स मैनुअल तरीके से नहीं वसूलेगी, बल्कि फास्टैग का इस्तेमाल करेगी। इसके तहत RFID रीडर और NPR नंबर प्लेट पहचान कैमरों की मदद से ऐसा किया जाएगा, जिससे वाहन बिना रुके टैक्स का भुगतान कर सकें और ट्रैफिक जाम न लगे। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कंजेक्शन राशि पर काम कर रहे हैं। इससे जुड़ा एक प्रस्ताव भी दिया गया है। हालांकि मोटर वाहन अधिनियम में ऐसे शुल्क का जिक्र नहीं है, इसलिए या तो अधिनियम में बदलाव या फिर नए वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता है। दिल्ली के आसपास के शहरों में तेजी से हो रहे विकास के चलते गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है और इसके चलते ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। और जब जाम में फंसी गाड़ियों के इंजन चालू रहने की वजह से प्रदूषण बढ़ता है तो समस्या और ज़्यादा बढ़ती है। ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाले इलाकों की बात करें तो दिल्ली के बॉर्डर पर DND और न्यू अशोकनगर जैसे इलाकों में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 88 में से 87 सीटों पर अपनी जमानत जब्त करवाने वाली आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर कांग्रेस हमारे साथ गठबंधन करती तो आज हमारी सरकार होती। अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा से लेकर सुशील गुप्ता तक ये कहने के बाद कांग्रेस को आंखें दिखाने लगते हैं और लगे हाथ ये भी कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा। असल में ये सब आम आदमी पार्टी का ब्लेम गेम है, जिसमें वो कांग्रेस को फंसाना चाहती है, क्योंकि आगे दिल्ली में चुनाव होने हैं और जो हालात हैं उससे देखने से साफ है कि शराब घोटाला मामले में पकड़े जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल के सारे सियासी पैंतरे उल्टे पड़ रहे हैं। सहानुभूति से लेकर त्याग तक बातों का कोई असर नहीं दिख रहा। ऐसे में आम आदमी पार्टी की हालत काफ़ी पस्त है और उसे दिल्ली में कांग्रेस के साथ की सख्त ज़रूरत है। लेकिन ये सब कंपनी जो दावे कर रही हैं उसमें कितना दम है? हरियाणा के पूरे नतीजे सामने आ चुके हैं और उसे देखने से पता चलता है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो बीजेपी 3 सीटें हार जाती। मतलब कि कांग्रेस को 3 सीटें ज़्यादा मिलती और बीजेपी को 3 कम। लेकिन इससे सरकार तो कभी नहीं बन पाती। मतलब कि केजरीवाल की निगाहें कहीं और वो निशाना कहीं और लगा रहे हैं। एक बात और कि सियासत में 2 और 2 4 कभी नहीं होते। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आते तो फिर ये जो वोट उसके मिले हैं उसे मिल पाते, क्योंकि ये तो कांग्रेस और बीजेपी विरोधी वोट हैं जो केजरीवाल को मिले हैं। असल में केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए अपनी गोटियां बिछा रहे हैं। उन्हें पता है कि दिल्ली में कांग्रेस वैसी नहीं है जैसी हरियाणा में आम आदमी पार्टी। दिल्ली में कांग्रेस का अपना वोट बैंक और आधार है। इसी वजह से केजरीवाल कांग्रेस पर लगातार हमला करके उसे झुकाना चाह रहे हैं। लेकिन लगता ये है कि अब ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी मात के बाद वो एक बार फिर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के रास्ते पर बढ़ें। लेकिन केजरीवाल ने अपनी तरफ से कांग्रेस के खिलाफ कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर कांग्रेस इतने अहंकार में नहीं आती तो हरियाणा में आज उनकी सरकार होती। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग में नई शिकायत दर्ज कराने पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता ने कहा कि हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। इंडिया गठबंधन के सदस्य के रूप में हमने हरियाणा में गठबंधन के लिए अंतिम समय तक इंतजार किया। आज कांग्रेस चाहे तो दोष दे सकती है या आत्मचिंतन कर सकती है, किन अगर वे
कितने अहंकार में ना आते तो हरियाणा में आज उनकी सरकार होती। हमने कभी अनुचित मांग नहीं की, हमने बहुत ज़्यादा सीटों की मांग नहीं की। आज मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी 2029 के चुनावों की तैयारी अभी से शुरू कर देगी। हरियाणा में कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम नहीं है। अरविंद केजरीवाल सुनिश्चित करेंगे कि हरियाणा से भाजपा की विदाई हो। इससे पहले चुनावी नतीजों के तुरंत बाद प्रतिक्रिया देते हुए सुशील गुप्ता ने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव की तरह गठबंधन होता तो नतीजे अलग होते। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां विपक्षी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा थीं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को अभी कई और झटके लगने हैं, क्योंकि नतीजों के बाद जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के सुर बदले वो कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाले हैं। नतीजों के आते ही उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के बिना हम सारी सीटें जीत सकते थे। अनुच्छेद 370 की वापसी के नाम पर वोट मांगने वाले उमर अब्दुल्ला जब ये कहते हैं कि जिन्होंने अनुच्छेद 370 छीना उनसे वापस लेने की बात सोचना बेवकूफी है, मतलब कि 370 की फाइल को उमर अब्दुल्ला ने अपनी तरफ से क्लोज कर दिया है और बीजेपी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं, क्योंकि जिस जम्मू इलाके के लिए उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, वहां कांग्रेस को महज एक ही सीट मिली। निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के समर्थन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत का आंकड़ा मिल गया है, इसलिए उसे कांग्रेस की ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन असली खेला तब होगा जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 5 विधायकों को नॉमिनेट करेंगे, तब बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र उपराज्यपाल के माध्यम से सरकार के दैनिक कामकाज पर नियंत्रण रखता है। उमर अब्दुल्ला को इस बात का एहसास है कि चुनाव परिणाम आने के बाद बयान से सियासी पंडितों के कान भी खड़े हो चुके हैं। उन्होंने साफ साफ और बार बार कहा कि केंद्र के साथ समन्वय की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के कई मुद्दे केंद्र से लड़कर हल नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आने वाली सरकार एलजी और केंद्र सरकार दोनों के साथ सहज संबंध के लिए काम करे। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के बिना नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना है, जिसके लिए वो दिल्ली में सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। उमर अब्दुल्ला के बयानों से भाजपा के साथ राजनीतिक गठबंधन को लेकर कयास लगने लगे हैं। राम माधव ने जम्मू कश्मीर में भाजपा के नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी अन्य पार्टी के साथ हाथ मिलाने की किसी भी बात को खारिज कर दिया। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा के साथ सरकार बनाने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला के पूर्व राजनीतिक सलाहकार राणा 3 साल पहले भाजपा में शामिल हुए थे। राणा ने कहा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन बनाने के लिए भाजपा से संपर्क किया, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने एनसी नेताओं के प्रस्तावों को ठुकरा दिया। ऐसे में अगर भाजपा और एनसी एक साथ आने का फैसला करते हैं तो अनुच्छेद 370 का मुद्दा बाधा नहीं बनेगा। 8 अक्टूबर को घोषित विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भी घाटी मैदानी इलाकों के बीच विभाजन को सामने ला दिया। एनसी ने घाटी में सीटें जीती तो वहीं भाजपा को जम्मू में बढ़त मिली। राहुल गांधी पिछले 1 साल से जाति जनगणना, ओबीसी, दलित और संविधान को लेकर सियासत कर रहे हैं, लेकिन ये सब सामने से झूठ दिख रहा है। वजह कि पार्टी के ओबीसी चेयरमैन तक को राहुल गांधी से मिलना मुश्किल है। मतलब साफ है कि राहुल गांधी के खाने और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। राहुल गांधी को राजनीति तो दलित और ओबीसी ही की करनी है, लेकिन कुमारी शैलजा और ओबीसी नेताओं को वो खुद के नारे लगाकर रखते हैं। जनता के बीच जाकर ओबीसी, संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना का नारा लगाते हैं। इससे लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की कुछ सीटें तो बढ़ गईं, लेकिन ये दोहरी राजनीति ज्यादा लंबी नहीं चल सकती। यही वजह है कि महज 4-5 महीने में ही राहुल गांधी की इस सियासत की हवा निकल गई। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा चल गया और कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 99 हो गईं। इससे उत्साहित होकर राहुल गांधी ने इन तीनों मुद्दों को और जोर शोर से उछालना शुरू कर दिया। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम राहुल गांधी के सपनों पर पानी फेर गए। कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि राहुल गांधी इन मुद्दों पर राजनीति ही करना चाहते हैं। उनमें जमीन पर बदलाव लाने की कोई इच्छा नहीं है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि हरियाणा में चुनावी प्रबंधन को लेकर कांग्रेस के अंदर बड़े पैमाने पर धांधली हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ओबीसी, दलित, आदिवासी नेताओं टिकट दिए जाने या उन्हें जमीन पर मजबूत करने की बात तो दूर, सामान्य तवज्जो दिए जाने की भी पहल नहीं होती है। कैप्टन अजय यादव ने बताया कि उनकी तीसरी पीढ़ी कांग्रेस के लिए काम कर रही है, फिर भी उनसे कोई राय मशविरा नहीं होता है। कैप्टन अजय यादव ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई अपनी फजीहत पर कहा कि
राहुल गांधी के खास प्रफुल्ल जी ने मुझे कहा कि आपके यहाँ राहुल जी आ रहे हैं, आप तैयारी कीजिए। मैंने सबको तैयारी के लिए बोल दिया। फिर 2 दिन तक कोई बात नहीं हुई। फिर जब राहुल जी के स्टाफ से कहा कि ये तो बड़ी फजीहत की बात है, तो जवाब मिला कि राहुल जी के आने की संभावना थी, गारंटी नहीं। उन्होंने कहा कि आज ओबीसी कांग्रेस से छिटका तो इसलिए पार्टी में हमारी कोई दखल नहीं रह गई। गुरुग्राम से मेरा खुद का टिकट काट दिया गया। जहां यादव लड़ना चाहता था उसको भिवानी से लड़ा दिया और भिवानी में किरण चौधरी का टिकट काट दिया। किरण चौधरी ने भिवानी की 4 सीटें जीत ली बीजेपी के लिए। वो कहते हैं कि SC ST OBC मोर्चे के चेयरमैन को एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में शामिल करना चाहिए। हम इसकी लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। वो कहते हैं कांग्रेस की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी हरियाणा से एक भी ओबीसी नहीं है। अगर मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में नहीं हूं तो लोग मेरे पास तो आएंगे ही नहीं। हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी कोई स्टेक है तो आपको ओबीसी के सारे वोट कैसे मिल जाएंगे। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि आज राहुल गांधी की कांग्रेस में NGO का दबदबा है। नेता कार्यकर्ता पीछे छूट गए हैं। योगेंद्र यादव जब चाहे मिल सकते हैं राहुल गांधी से, लेकिन इतनी आसानी से पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं मिल सकते। उन्होंने कांग्रेस नेता मामन खान के बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मामन खान ने कहा कि जिन लोगों ने हम पर अत्याचार किए थे उन्हें चुन चुन कर बाहर निकालूंगा। इसका क्या संदेश जाएगा? हमारा अहिरवाल बेल्ट तो बिल्कुल साथ लगता है। ये मुद्दा भी गर्मा गया। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, बस खरीद घोटाला, दिल्ली में घोटालों की लंबी लाइन है। इसके साथ मुफ्त की रेबड़ी। कुल मिलाकर 31 साल तक दिल्ली में जो नहीं हुआ वो केजरीवाल ने 10 सालों में कर दिखाया। दिल्ली का खजाना पूरी तरह खाली हो गया और अब सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। वेतन देने के लिए दिल्ली को कर्ज की जरूरत है। इसके पहले हिमाचल में ऐसा हुआ है। पंजाब में भी कर्मचारियों को वेतन कुछ दिनों के बाद मिला और अब दिल्ली सरकार 31 साल में पहली बार घाटे में है। इस खबर के मिलते ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि त्योहारों की सीजन में दिल्ली सरकार कंगाल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल सरकार की खराब नीतियों के चलते ये सब हो रहा है। इन आरोपों पर सौरभ भारद्वाज की तरफ से रिएक्शन सामने आया। वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया कि त्योहार के सीजन में दिल्ली की भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को धोखा या यूं कहें कि उन्हें संकट में धकेलने का मन बना लिया है। केजरीवाल के आर्थिक मिसमैनेजमेंट का असर है कि 2024 का बजट घाटे का बजट है। सरकार के पास दिसंबर आने तक अपने कर्मचारियों को वेतन तक देने का पैसा भी नहीं बचा है। इसमें नगर निगम भी आता है। सचदेवा ने कहा कि इसका मूल कारण है बिना आर्थिक संसाधन जुटाए या इंतजाम किए कई स्कीम ले आना। दिल्ली किस गर्त में जाएगी ये अब संजय सिंह सोचे। इस घाटे के बजट का मूल कारण है बिना आर्थिक संसाधन जुटाए झूठी घोषणाएं करना। अब जानकारी मिल रही है कि वो 1 साल तक बस मार्शल को धोखा देते रहे। जनता के हितों के लिए नहीं, अपने हितों के लिए काम किया। शराब दलाली में जितने कमाए वो दिल्ली की जनता के लिए लगाए होते तो अच्छा होता। दिल्ली बीजेपी का कहना है कि जहां 1 रुपए लगना है वहां 3 रुपए की लागत आ रही है। कारण भ्रष्टाचार है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाते हैं पर कुछ नहीं है। कोरी घोषणाएं, लच्छेदार भाषण और कुछ नहीं। जितने प्रोजेक्ट्स सरकार के हैं उसमें दिल्ली सरकार पैसे नहीं देती। 2024 दिसंबर तक नगर निगम को सैलरी दे पाएंगे, इस पर संदेह है। अरविंद केजरीवाल ने 16,000 गेस्ट टीचर को पक्का करने का वादा किया। दिल्ली सरकार की कंगाली पर सौरभ भारद्वाज सफाई देते नजर आए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये भाजपा का सपना है कि दिल्ली सरकार घाटे की तरफ बढ़ जाए। बीजेपी शासित सभी राज्य हजारों करोड़ के घाटे में हैं। दिल्ली सरकार के पास रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सभी योजनाएं जारी रखेगी। हालांकि कुछ अधिकारी हैं जिनकी कोशिश है कि दिल्ली सरकार घाटे में चली जाए, लेकिन ये होगा नहीं। मतलब कि सौरभ भारद्वाज ने अभी से तैयारी कर ली है कि दिल्ली की कंगाली का ठीकरा किस पर फोड़ना है। अधिकारियों की तरफ इशारा करते हुए सौरभ भारद्वाज ने इस बात के संकेत दे दिए कि आने वाले दिनों में इसका ठीकरा भी LG, बीजेपी और अधिकारियों पर ही फोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। हरियाणा में मिली करारी हार से राहुल गांधी इन दिनों काफी बौखलाए हुए हैं।
पार्टी के नेताओं को एक दिन पहले ही वे जमकर फटकार लगा चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने जो किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। राहुल गांधी अचानक कांग्रेस के दफ्तर में प्रकट हुए। राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई सदस्य कभी कभार ही कांग्रेस मुख्यालय में जाता है। ऐसे में राहुल गांधी को देख कांग्रेस मुख्यालय में हड़कंप मच गया। राहुल के पहुंचते ही सुरक्षा कर्मचारी वहां मौजूद पत्रकारों को बाहर निकालने लगे। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं पूछे जाने पर सुरक्षा कर्मचारियों ने कहा कि ऊपर से आदेश है, मतलब कि राहुल गांधी ने ऑफिस से पत्रकारों को बाहर निकालने का फरमान जारी किया था। इस दौरान ऑफिस के गेट पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गाड़ी भी काफी देर तक फंसी रही। राहुल गांधी के एआईसीसी मुख्यालय पहुंचने से पहले तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वे पिछले कई दिनों से अमेरिका में थे और वैसे भी भारत में होते हुए कांग्रेस मुख्यालय वे नहीं आते हैं। राहुल के ऑफिस पहुंचने से कुछ ही मिनट के बाद ऑफिस में सुरक्षा में लगे अधिकारियों ने सभी पत्रकारों को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन जब पत्रकारों ने जाने से इनकार किया तो उनसे अनुरोध किया गया कि वे फोटो न खींचें और न ही वीडियो शूट करें। बाद में पता चला कि राहुल गांधी पार्टी ऑफिस एक फोटोशूट के लिए अचानक कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे और इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था अचानक बढ़ा दी गई थी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद पार्टी नेताओं की मीटिंग हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, प्रभारी दीपक बाबरिया को पार्टी ने दिल्ली तलब किया है। पार्टी ने इन सभी को पूरी तरह से चुनाव में फ्री हैंड दिया था, लेकिन फिर भी मिली हार से हलचल मची हुई है। हालांकि गुरुवार को ही तीनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन कोई भी मीटिंग में मौजूद नहीं रहा। बीते गुरुवार को हरियाणा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी चुनाव में जीत सकती थी, लेकिन पार्टी के नेता अपने हित साधने में लगे रहे, जिस वजह से पार्टी की हार हुई। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी ने इशारे ही इशारे में हुड्डा और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा के बीच सियासी मतभेद को लेकर बात कही थी। इस बैठक में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव को नहीं बुलाया गया था। हरियाणा की हार के कारणों का पता लगाने के लिए कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी और वही कमेटी इस बात का पता लगाएगी कि कांग्रेस हारी तो आखिर हारी क्यों। हालांकि हर चुनावी हार के बाद कांग्रेस इस तरह की कमेटी बनाती रही है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है ये किसी को बताया नहीं जाता। माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ वैसा ही होगा और हार का ठीकरा जिस पर फोड़ना होगा उस पर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस को हरियाणा ने तो झटका दिया ही, साथ ही जम्मू कश्मीर में भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। जम्मू के हिंदू वोटर्स ने कांग्रेस को बुरी तरह से झटका दे दिया। ले देकर कांग्रेस कुल जमा 6 सीटें जीत पाई, लेकिन मोलभाव की सियासत करने वाले नतीजों के तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला को समर्थन पत्र नहीं सौंपा। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को ऐसा करने के लिए एक दिन का वक्त दिया, तो राहुल गांधी ने फोन पर उमर अब्दुल्ला से बात की, समर्थन देने का वादा किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने समर्थन पत्र अब तक नहीं दिया। असल में कांग्रेस पहले तो रोटेशन सीएम का सपना देख रही थी, लेकिन जब नतीजे वैसे नहीं आए तब डिप्टी सीएम और मनपसंद विभाग के लिए अड़ गई। लेकिन इस बीच उमर अब्दुल्ला ने 4 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन का ऐलान कर दिया और रही सही कसर अरविंद केजरीवाल ने पूरी कर दी। केजरीवाल ने अपने एकमात्र विधायक के समर्थन का पत्र उमर अब्दुल्ला को भेजकर कांग्रेस को टेंशन दे दी। सरकार चलाने के लिए जितनी संख्या की जरूरत उमर अब्दुल्ला को थी वो केजरीवाल के समर्थन से पूरी हो गई। अब अगर कांग्रेस समर्थन नहीं भी दे तो भी उमर अब्दुल्ला आराम से सरकार चला सकते हैं। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को लेकर नरम रुख अख्तियार कर लिया है। ये भी कांग्रेस के लिए एक झटका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 निर्दलियों का समर्थन हासिल हो गया। उस समर्थन की वजह से अब बिना कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत हासिल हो गया। ये मायने रखता है, क्योंकि अभी तक तो कम सीटें जीतकर भी कांग्रेस की जम्मू कश्मीर सरकार में कुछ हिस्सेदारी रहने वाली थी, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। कांग्रेस को अब उमर अब्दुल्ला की मर्जी से ही चलना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्यारेलाल शर्मा, सतीश शर्मा चौधरी, मोहम्मद अकरम और रामेश्वर सिंह का समर्थन हासिल हुआ है। इन चारों निर्दलियों ने ऐलान कर दिया कि वे एनसी सरकार का समर्थन करने वाले हैं। उस समर्थन की वजह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपने दम पर 46 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है और आम आदमी पार्टी के एक विधायक का भी समर्थन उनके पास है, यानी कि बिना कांग्रेस के भी उन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया है।
अब उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस पर ज़्यादा निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर सरकार चलाने में ज़्यादा दिक्कत आई तो उसे आउट भी किया जा सकता है। ये स्थिति ही देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए अब चिंता का सबब बनने वाली है, क्योंकि इस समय वैसे भी वो जम्मू कश्मीर में छोटे भाई की भूमिका में है। अगर वो रोल भी ख़त्म हो गया तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाएगा। इस बार के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं। अभी एलजी को भी 5 विधायकों को नॉमिनेट करना है। ऐसे में तब विधानसभा की तस्वीर थोड़ी और बदल सकती है।